सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। 11th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो उसे देख ले, क्योंकि लगभग 4 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम कवर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। बाकी 5वें चैप्टर से और लास्ट चैप्टर तक यानी पहली बुक में जितने भी आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो पहली बुक का जो पहले पार्ट में देखा आपने लगभग 12 क्वेश्चंस देखे थे, और अब पहली बुक के ही पार्ट 2 में आप देखोगे 13 क्वेश्चंस बने इंपॉर्टेंट, जिससे लगभग सिलेबस आपका पहली बुक का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जो संसद से शुरू और संविधान का दर्शन यानी आखिरी चैप्टर तक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, संसद की रचना। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में संसद को समझाओगे कि संसद क्या है। हमारे देश का एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 78 में है। अब ये काम क्या करती है? तो ये काम करती है कानून का निर्माण, करती है, और साथ ही संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी संसद द्वारा ही किया जाता है, संविधान में संशोधन। तो इस क्वेश्चन में बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको उसकी रचना बतानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। तो आप ये देखो, संसद जो है हमारी, इसके 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा अपना राष्ट्रपति। और वहीं बात करें संसद के सदन, तो अपने 2 सदन है, यानी इंग्लिश में इसे हाउसेस कहते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। एक तरफ लोकसभा के बारे में बताओगे और एक तरफ राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में क्या बताओगे? इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं वो 552 सदस्य हैं, अधिकतम। वर्तमान में बात करें तो 545 सदस्य हैं इसमें जो 545 है, इसमें से 2 विशेष क्षेत्रों से राष्ट्रपति चुनता है। तो 2 विशेष क्षेत्रों से राष्ट्रपति ने चुन लिए। बाकी 243 का जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि इनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है, और ये 5 वर्ष के लिए चयन किए जाते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, और अगला पॉइंट ये लिख लेना आप कि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब इसे भंग किया जा सकता है। अब बात करें राज्यसभा की, तो वही पॉइंट्स को लेके बात करनी है। जैसे इसमें 552 सदस्य हैं अधिकतम, तो इसमें कितने? 250। इसमें वर्तमान में 545 है, तो इसमें कितने? 245। इसमें विशेष क्षेत्रों से 2 चुने जाते हैं, तो इसमें विशेष क्षेत्रों से 12 चुने जाते हैं। अब इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो इसमें जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इसे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम साइड में लिखना, लेकिन आप लाइन से पॉइंट से लिखना। और इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए था, और इनका चुनाव 6 वर्ष के लिए है, यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और लोकसभा जो थी हमारी अस्थायी सदन था, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो है वो पूरे चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका संसद का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद संसद स्वयं पे कैसे नियंत्रण रखती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए जो संसद है हमारे देश की सर्वोच्च संस्था भी है। सर्वोच्च संस्था मतलब इससे ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछला चैप्टर जो पढ़ा था अपने कार्यपालिका, उसमें हमने देखा था कि हमारे देश की कार्यपालिका की प्रकृति ही संसदीय है, यानी सर्वोपरि जो है वो संसद है। तो संसद पे कोई और नियंत्रण तो नहीं रख सकता, संसद स्वयं पे ही नियंत्रण रखती है। तो कैसे रखती है? तो कई सारे उसके बिंदु है, जैसे कि प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है भाई? ये एक दिनचर्या है। जब भी संसद में सदन होता है, सभा होती है, तो दिनचर्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डेली बेसिस पे होता है। उसके बाद एक काल होता है जिसे शून्यकाल कहते हैं या 0 आवर कहते हैं, शून्यकाल, जो इसके बाद का काल है, यानी 12 से 1 बजे तक मान लो ये सदन में होता है। और इसमें जो होता है अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो भी किसी को सवाल पूछने हो, कोई भी पूछ सकता है और प्रश्न उठा सकता है, सदन का सदस्य जो होता है। अगला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी कैसे पेश करते हैं? जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी जिसकी सत्ता है, उसका विपक्ष जो है, उस विपक्ष द्वारा ये सत्तारूढ़ पार्टी पे लगाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। क्यों? सरकार गिराने के लिए या फिर कमजोर करने के, गिराने के लिए या कमजोर करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट है। अविश्वास प्रस्ताव लगाने का मुख्य कारण ये होता है तो सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है उसे हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए या कमजोर कर दिया जाए। अगला पॉइंट है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या है? जैसे अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ था, तो निंदा प्रस्ताव जो हो सकता है मंत्रिमंडल के खिलाफ हो, या किसी विशेष मंत्री के खिलाफ हो, या सरकार के खिलाफ हो। इसमें सरकार गिराते नहीं है, सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य की या किसी कानून का विरोध या निंदा करा जाता है, यानी उनकी आलोचना करी जाती है। तो इससे भी, और लास्ट में आप महाभियोग भी लिख दो। महाभियोग भी तो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, और राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग है। तो संसद को ऐसे संसद स्वयं नियंत्रण में रख लेती है।
अगला पॉइंट क्या हमारा, धन बिल। अब संसद में कई सारे बिल होते हैं, तो हमें धन बिल क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है। एक तो ये बेसिक बात है, धन बिल जो है वो धन से संबंधित है, यानी वित्त से संबंधित है, वित्त से संबंधित बिल। अब बिल और कानून में थोड़ा अंतर देखो। जब कोई भी जो कानून बनाने का प्रस्ताव है, जब उसे संविधान संसद में रखा जाता है तो वो प्रस्ताव बिल कहलाता है, और जैसे ही वो प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी पास हो जाता है तो उसे हम कानून बोलते हैं, यानी वो कानून बन जाता है। तो पास होने से पहले वो बिल होता है, पास होने के बाद कानून बन जाता है। तो धन बिल कौन पेश करता है, तो धन बिल का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे है, लोकसभा पे। आपको पता है संसद में 2 सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जो धन बिल है खाली लोकसभा ही पेश कर सकती है, और इसे पास करने का अधिकार भी लोकसभा के पास ही है, लेकिन 14 दिन के लिए भेजा जाता है राज्यसभा के पास, 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसमें 14 दिन की उनको मोहलत दी जाती है कि आप इस पर कोई राय दे सकते हो, अपनी विचार व्यक्त कर सकते हो, लेकिन आप इसे निलंबित नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते या इसको कैंसिल नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है। और राज्यसभा अगर जवाब ना दे 14 दिन में, यानी अपनी राय भी प्रस्तुत ना करे, तो फिर इस पर राष्ट्रपति अंत में हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करा और फिर ये लागू हो गई। यानी जो राज्यसभा की वैल्यू है धन बिल में, वो सिर्फ नाम मात्र की है। धन बिल को पेश भी लोकसभा कर रहा है, धन बिल को पास भी लोकसभा कर रहा है, और अगर राज्यसभा ने राय भी नहीं दी तब भी वो 14 दिन के बाद पास ही माना जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। तो ये संसद से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब छठा चैप्टर आपका न्यायपालिका वाला, तो उसमें न्यायपालिका समझते हैं। तो थोड़ा तो आप ये समझ लो, जैसे हमारी सरकार है, ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, सरकार के 3 अंग थे, कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो पिछली वीडियो का जो 4th चैप्टर था, यानी लास्ट चैप्टर था, वो कार्यपालिका से संबंधित था, वो कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 4 जो था। अभी हमने जो पिछले पॉइंट्स तीनों क्वेश्चन करे वो चैप्टर 5 के थे, जो विधायिका से संबंधित है, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 से संबंधित है, न्यायपालिका। तो सरकार का ये तीसरा प्रमुख अंग है, तीसरा प्रमुख अंग। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। इन तीनों का काम कानून से संबंधित विभाजित है। जैसे विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है, इसकी व्याख्या करती है, कानून की रक्षा और कानून की व्याख्या करती है। तो हमने देखा न्यायपालिका स्वतंत्र, यहां पे लिखा स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जिस पे किसी प्रकार का दबाव ना हो। और इस पे दबाव कौन डाल सकता है, या तो कार्यपालिका डाल सकती थी या विधायिका डाल सकती थी, लेकिन हमने इसे स्वतंत्र इसलिए बोला क्योंकि ना ही कार्यपालिका ना ही विधायिका इस पे किसी प्रकार का जवाब डाल सकती है, और ना ही ये किसी के लिए जवाबदेही है। जवाबदेही मतलब ये अपने काम के प्रति जवाबदेही है, अपने संविधान के अनुसार काम करेगी, लेकिन ये ना ही विधायिका के प्रति जवाबदेही है ना ही कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं प्रावधान। ये स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो पॉइंट था हमारा पीछे वाला स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका पे कोई भी बंधन कोई भी दबाव नहीं है। इसकी क्या आवश्यकता है हमें, और इसके क्या प्रावधान करें सरकार ने, यानी कि क्या खाली बोल दिया न्यायपालिका स्वतंत्र है, या कुछ ऐसी व्यवस्था करी गई है जिसकी वजह से न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है। तो दोनों को देखते हैं, पहले आवश्यकता देख लेते हैं। इधर आवश्यकता तो आप भी समझते हो, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो, निष्पक्ष न्याय हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी का शोषण ना हो। दूसरा, सभी को समान न्याय मिले, यानी समानुपातिक न्याय कह लेते हैं इसे, समानुपातिक न्याय। और पांचवा, न्याय के लिए सबको अवसर मिलेगा, न्याय के लिए अवसर, कि हर कोई न्याय ले पाएगा। और अगर हम देखेंगे न्यायपालिका पे दबाव ही आ गया, तो न्यायपालिका पे दबाव जहां से आ रहा है फिर न्याय भी वहीं उसी के पक्ष में होगा। तो ये कुछ कारण इसकी वजह से हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। अब देखते हैं प्रावधान। प्रावधान यानी सरकार ने बोला या कुछ करा भी है, बिल्कुल करा है। जैसे पहला पॉइंट, उच्च शिक्षा। आप कोई भी न्यायाधीश नहीं बन सकता, जिसकी शिक्षा उच्च होगी वही न्यायाधीश बन सकता है। दूसरी चीज जो है, इसकी उच्च योग्यता भी है, उच्च योग्यता। जैसे आपको कई सारी डिग्रियां लेनी पड़ती है जज बनने के लिए, अनुभव होना शिक्षा, शिक्षा के बाद परीक्षा, और परीक्षा के बाद अनुभव। इन सब के बाद आप जाके कहीं न्यायाधीश जज बनते हो तो आप निर्णय गलत नहीं लोगे। और अगर पैसों के दबाव में आके लेना चाहते हो तो आपकी उच्च आय भी है, आय भी उच्च है। चौथा, अच्छी सुविधाएं, यानी घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिलता है, तो अच्छी सुविधाएं दी गई है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करे। और पांचवा, सुरक्षा व्यवस्था। आपको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, आपको पूरी सुरक्षा दी जाती है ताकि आप खुल के अच्छे से न्याय करो।
ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों पॉइंट हो गए। स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या ये भी समझ लिया आपने, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके प्रावधान क्या है। पेपर में आवश्यकता भी आ सकता है और प्रावधान भी आ सकता है, दोनों हो गए आपका। अब न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसे न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है, ये थोड़ा समीक्षा से आप समझ रहे हो कि जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, यानी कि संसद में जब कोई कानून बनता है, संसद में कानून का निर्माण होता है, लेकिन कोई इस पे सवाल उठा सकता है या फिर किसी को ये असंवैधानिक लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो कहां अपील करेगा, न्यायालय में। और यहां पे न्यायालय का काम शुरू होता है कि न्यायालय संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी जांच करती है। जांच किस पक्ष में, कि वो संवैधानिक है या नहीं, कि संसद ने अपनी मर्जी से ऐसा तो कानून नहीं बना दिया जो गैर संवैधानिक हो, जिसमें संविधान का उल्लंघन होता है। अगर वो संवैधानिक है तो लागू रहेगा, और संवैधानिक नहीं है, अगर वो गैर संवैधानिक है तो इस स्थिति में उस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, अवैध घोषित करके उसे खत्म कर दिया जाएगा, या फिर संसद से सवाल पूछा जाएगा, संसद को दोबारा उस पर जांच पड़ताल या विचार व्यक्त करने की या आपसी में चर्चा करके बदलाव करने की आवश्यकता है, इस बारे में आदेश दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसमें जांच पड़ताल होती है, न्यायिक परीक्षा होती है कि ये सही है या नहीं जो कानून बना है। अगला पॉइंट क्या हमारा, सर्वोच्च न्यायालय और इसके क्षेत्र अधिकार। तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय का हमारा एक ही है, वो कहाँ है हमारा, दिल्ली में। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक और चीज, सर्वोच्च न्यायालय में हमारे 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है और 31 न्यायाधीश है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका, 31 में 30 जो है वो प्रमुख है, सॉरी प्रमुख नहीं, अन्य है, और एक प्रमुख है, एक प्रमुख है, और 30 हमारे अन्य हुए ना, 30 अन्य है। और जो प्रमुख है उसे हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जैसे अभी DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार, तो इसके 3 क्षेत्र अधिकार है हमारे। एक था प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, दूसरा हमारा अपीलीय क्षेत्र अधिकार, तीसरा हमारा सहकारी क्षेत्र अधिकार। ये 3 प्रमुख क्षेत्र अधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका, इनके बीच कभी कभी क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं। तो जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच मतभेद होंगे तो इस स्थिति में ये जो न्याय होगा, ये जो निर्णय होगा, ये केस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय देखेगी, और कोई न्यायालय नहीं दे सकता। और दूसरा प्रारंभिक में ही आता है जब 2 राज्यों के बीच विवाद हो, 2 राज्यों के बीच विवाद हो, तो ये भी इसका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, क्योंकि जब 2 राज्यों के बीच विवाद होगा तो किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय में भी अगर निर्णय लिया गया तो हो सकता है वो उस राज्य के पक्ष में हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्र अधिकार दिया गया है कि राज्यों के बीच जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। दूसरा अपीलीय, यानी कि अंतिम अपील जो कर सकते हो आप, वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो, कहीं भी आपको न्याय मिला हो ना मिला हो, लेकिन आप अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। और सहकारी, यानी कि ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो ये क्षेत्र अधिकार भी खाली सर्वोच्च न्यायालय पे, और कोई सलाह नहीं दे सकता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में संघीय और एकात्मक विशेषताएं। तो अब हम आ गए अपने चैप्टर 7 पे, जो संघवाद से संबंधित है। तो संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं दोनों ही देखेंगे। तो पहले संघ मतलब आप थोड़ा सा समझ लो, संघ यानी यूनियन, एक तरह से जो राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का संघ, जिसे आप ग्रुप के रूप में भी समझ सकते हो, क्योंकि भारत एक तो नहीं है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये स्टेट है हमारे, और ये यूटी। तो इस वजह से भारत एक संघ है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा एकात्मक विशेषताएं, पेपर में आता है कि भारत संघ तो है, संघीय विशेषताएं भी हैं, लेकिन कुछ भारत की एकात्मक विशेषताएं भी हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर एकात्मक विशेषताएं कैसे हैं, देखते हैं इसको। तो संघीय और एकात्मक दोनों देखते हैं। इधर लिखते हैं हम संघीय विशेषता। संघीय विशेषता यह है, पहला पॉइंट मैंने बताया, कई सारे राज्यों और कई सारे केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत बना है। दूसरा, भारत में संसदीय व्यवस्था है, और संसद में जो है संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं, संपूर्ण राष्ट्र के। तो यहां भी आपको संघ की भाव दिख रहा है, ग्रुप यूनिटी दिख रही है। तीसरा पॉइंट, जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है, संविधान जो है वो लिखित संविधान है। और संविधान में भी इस बारे में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, और पूरे भाग 1 में इसके बारे में वर्णन है कि भारत कैसे एक संघीय व्यवस्था है। और जो भारत का संविधान लिखा है वो भी सबने मिलकर लिखा है। चौथा पॉइंट आप लिखोगे, भारत का संविधान लचीला है। लचीला इन द सेंस कि भारत में संशोधन होता है, और ये जो संशोधन है ये पूरे संसद के द्वारा मिलकर होता है, और संसद में जो सदस्य हैं वही वाली बात फिर संपूर्ण
राष्ट्र से मिलके, संपूर्ण राष्ट्र के सदस्य हैं। और जब संपूर्ण राष्ट्र के सदस्य मिलके संशोधन करेंगे तो ये भी एक संघ का ही विशेषता कहलाएगी। और जबकि हम एकात्मक विशेषता देखें, वैसे संघ की और भी काफ़ी सारी विशेषता हो जाएंगी, लेकिन एकात्मक देख लेते हैं। एकात्मक विशेषता ये है कि पहला पॉइंट, जो आपातकाल लगता है पूरे देश में, आपातकाल की जो घोषणा है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, यानी एक सदस्य, यानी एक व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र में निर्णय ले रहा है आपातकाल से संबंधित। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति भी यही करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है हमारा। और राज्यपाल जो है वो केंद्र के लिए काम करता है। तो हर राज्य अलग अलग है, हर राज्य में सरकारें अलग अलग है, लेकिन उनके ऊपर जो व्यक्ति है राज्यपाल, वो कहीं ना कहीं एकात्मक का स्वरूप दर्शाता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा है। और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, यानी भारत इतना बड़ा संघीय देश है, लेकिन यहाँ पे नागरिकता कैसी मिली हमें? इकहरी नागरिकता। तो ये हमारी कुछ संघीय विशेषता हो गई, कुछ एकात्मक विशेषताएं हो गई। अगला पॉइंट क्या हमारा? जम्मू कश्मीर के विलय को समझाइए, यानी जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसका हिस्ट्री में। जब भारत 1947 में हमारा आज़ाद हुआ तो भारत में उस समय थे रजवाड़े। अभी हम पूरा एक्सप्लेन करके नहीं समझ सकते, अगर चैप्टर होता तो पूरा डीपली समझते, बट हम क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ ले रहे हैं। भारत में जो उस समय रजवाड़े थे वो 565 रजवाड़े थे। तो भारत में वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको जिम्मेदारी दी गई विलय करने की, यानी इन सभी 565 रजवाड़ों का इन्हें विलय कराना था। तो वल्लभ भाई पटेल ने एक विलय पत्र बनाया जिस पर सबसे हस्ताक्षर करवाने थे। उस विलय पत्र का नाम था द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा समझ लिया आपने। लेकिन अंत में जम्मू कश्मीर के साथ 4 रजवाड़े और थे, मतलब टोटल ये 4 रजवाड़े थे जम्मू कश्मीर को मिला के। तो 4 रजवाड़े थे जो मिलने से मना कर रहे थे, उसमें एक जम्मू कश्मीर भी था। तो इसका विलय कैसे हुआ, इसके बारे में कहानी आ सकती है। तो 1947 में आप बताओगे, जो JNK है यानी जम्मू कश्मीर है, इसके राजा का नाम था हरि सिंह। और हरि सिंह ना ही पाक यानी पाकिस्तान में जुड़ना चाहता था और ना ही भारत में जुड़ना चाहता था, क्योंकि उस समय आज़ादी भी थी सभी रजवाड़ों को। भारत में जुड़ना है तो भारत में जुड़े, पाकिस्तान में जुड़ना है पाकिस्तान में जुड़े, और जिन्हें स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे। लेकिन 1947 में ही हमने तो इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। किस पर? कश्मीर पर। पाकिस्तान ने हमला कर दिया अपने अंदर नियंत्रण लेने के लिए, यानी उनका मानना था कश्मीर को हमें नियंत्रण में ले लेना है। तो आपको पता है ऐसी कंडीशन हो गई कि जबरदस्ती छीनने वाली हो गई। तो ऐसे में जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत से मदद मांगी, क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान में जुड़ने से अच्छा मैं भारत में जुड़ जाऊं, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ जबरदस्ती छीनी जाए उससे देने से अच्छा आप उसे दोगे जो प्यार से मांग रहा है। तो उन्हें क्या लगा कि मैं भारत के पत्र पर ही हस्ताक्षर कर देता हूं। तो उन्होंने भारत से बात करी, भारत से यानी वल्लभ भाई पटेल से बात करी, और पटेल साहब को बोला कि मैं अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। तो फिर क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल द्वारा पटेल जी कश्मीर गए और कश्मीर में जाके उससे हस्ताक्षर करवाया, और ऐसे करके जम्मू कश्मीर भारत में जुड़ गया। एक कहानी बात की भी है कि कैसे फिर पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर निकाला, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब हस्ताक्षर किया तो इसकी कुछ विशेष शर्तें थी। किसकी? हरि सिंह की शर्तें थे। जिन शर्तों के आधार पे वो जुड़ा उसे कहते थे धारा 370, धारा 370, और इसके आधार पे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य बोला गया। तो ऐसे करके जम्मू कश्मीर जुड़ा। सबने तो सामान्य रूप से हस्ताक्षर कर दिए, कश्मीर पहले तो हस्ताक्षर नहीं कर रहा था, और जब उस पर विपत्ति आई, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तब जाके उसने हस्ताक्षर करने की सोची। और उसके बावजूद उसने कहा कि मेरी कुछ शर्तें होंगी जो धारा 370 के रूप में लागू हुई। जैसे कि उसने कहा मेरा अपना संविधान होगा, हमारे यहाँ अपना प्रधानमंत्री होगा, यानी पूरे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो अलग बात है, लेकिन हमारा भी अपना प्रधानमंत्री होगा। तीसरी चीज उसने बोली कि भारत में कोई कानून बनेगा, यानी भारत में कोई कानून बनेगा तो जम्मू कश्मीर में लागू कराने के लिए जनमत कराना होगा भारत का, मतलब जम्मू कश्मीर का जनमत कराना होगा। और चौथी चीज इसने ये बताई कि भारत के लोगों को यानी अन्य राज्यों को यहाँ पे अगर भूमि खरीदनी होगी, भूमि या फिर निवास करना होगा, तो राज्य सरकार से यानी जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ 35A को भी समाप्त कर दिया है वर्तमान मोदी सरकार द्वारा, जो बीजेपी की सरकार है उनके द्वारा ये समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे करके जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की धाराएं थी यानी धारा 370 के आधार पर जो शर्तें थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अगला पॉइंट है हमारा चैप्टर 8 का स्थानीय प्रशासन। तो पहले आप स्थानीय प्रशासन समझ लो, फिर उसका विकास समझते हैं। जब किसी एक सुनिश्चित क्षेत्र के लिए, सुनिश्चित
स्थान के लिए वहाँ की स्थानीय सरकार बन जाए, जो वहीं के लिए काम करे, निर्धारित स्थानीय सरकार बन जाए जो सिर्फ वहीं के लिए चुनी गई है और वहीं का काम करेगी, तो इसे कहते हैं हम स्थानीय सरकार। और ये बहुत छोटे स्तर पे होती है। आप देखोगे थोड़ा सा और समझ लो, गांव में यानी ग्राम पंचायत होती है गांव में, और नगरों में जो लोकल एरियाज होते हैं वो नगर पालिका, वहां पे नगर पालिका वहां पे होती है। अब इसके विकास की बात हो रही है, यानी कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय ये पूरे देश में लागू नहीं थी। मैं बताता हूं, जब संविधान आपका 1950 में लागू हुआ ना, तब भी अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन था, 40 में इसका वर्णन था ग्राम पंचायत का। लेकिन समस्या ये थी, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर था। और आपने जिसने भी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसे पता होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो राज्य के होते हैं, और राज्य के लागू करने के लिए आप नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए राज्य को बाध्य नहीं कर सकते। वो राज्य की अपनी मर्जी है, वो लागू करे या ना करे। वो इस तरीके से नहीं था जो पूरे देश भर में लागू हो जाए। तो ये समस्या थी, हर राज्य में लागू नहीं हो पा रहा था। इवन शुरुआत में तो कहीं भी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। और इसके जनक के रूप में भी देखोगे तो अंग्रेज में लॉर्ड रिपन इसके जनक माने जाते हैं। 1882 में उन्होंने ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की शुरुआत कर दी थी। तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया इसका। अब विकास कैसे हुआ? जब देश का संविधान बना तब इसका वर्णन कहा था, अनुच्छेद 40 में था। पूरे तरीके से ये मतलब कंपलसरी नहीं थी। तो आगे चल के हुआ क्या, तो इसको पॉइंट को समझते हैं, इसकी मांगे कैसे उठी। तो सबसे पहले 1952 में एक संस्था थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले जो मांग थी वो इसने करी स्थानीय प्रशासन की। इसके बाद आप देखोगे 1957 में कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। अब इस कमेटी ने क्या कहा कि स्थानीय प्रशासन होना चाहिए और वो भी त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब इन्होंने मांग करी कि स्थानीय प्रशासन को 3 स्तर पे होना चाहिए, जैसा कि अभी भी है ना 3 स्तर पे, ग्राम पंचायत, तो ये भी समझ लो आप, ब्लॉक या इसे मंडल भी कह सकते हैं और तालुका भी कहते हैं कहीं कहीं, और लास्ट है जिला पंचायत। तो 3 स्तर पे होनी चाहिए। तो ये बात रखी गई, अभी लागू नहीं हुई कहीं भी। और पहली बार 1959 में इसे 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन ही JLN यानी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के एक जिला था नागौर जिला, वहां पे लागू करी गई। तो ऐसे करके और विकास हुआ। जब पहली बार इसे राजस्थान में लागू कर दिया तो अब कहीं ना कहीं लोगों को लगा पूरे देश में लागू होने लगेगी। आगे चल के 1977 के आसपास एक और कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अब इस कमेटी ने क्या कहा कि जो हमारी स्थानीय प्रशासन है यानी ग्राम पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत को 2 स्तर पे रखो। जैसे बलवंत राय ने त्रिस्तरीय की मांग करी थी तो इन्होंने 2 स्तरीय की मांग करी। और आगे चल के एक कमेटी और बनी 1989 में, बीच में एक और बनी थी सिंघवी कमेटी, बट हम ये देखते हैं लास्ट वाला, PK थुंगन कमेटी। अब PK थुंगन कमेटी ने क्या करा, इसके संवैधानिक दर्जे की मांग करी, यानी कि इसे पूरे तरीके से संविधान में शामिल करो और इसको कंपलसरी करो। फिर आगे क्या हुआ, इसे संविधान में शामिल करने के लिए संसद में पेश करना पड़ेगा। 1992 में इसे पेश किया गया संसद में और 1993 में ये पूरे तरीके से लागू हो गई। और आपको पता है संसद में कोई भी चीज़ संविधान में जब ऐड की जाती है, हटाई जाती है, तो उसके लिए होता है संशोधन। तो इसके लिए भी संशोधन हुआ। अब ये 2 है स्थानीय प्रशासन, तो 2 संशोधन हुआ, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन ग्राम पंचायत के लिए था, और यहाँ पे ग्राम पंचायत पूरा लिख लेते हैं, ग्राम पंचायत के लिए, और 74वां संशोधन नगर पालिका के लिए था। और इसे हमने कहाँ ऐड करा, अनुसूची 11 में। आपको पता है पहले 8 ही अनुसूची थी, धीरे धीरे करके बढ़ी, तो 11वीं 12वीं इनके वजह से बढ़ी, अनुसूची 11 में और ये अनुसूची 12 में। और इसमें कार्य करने के जो विषय हैं ग्राम पंचायत में वो 29 विषय हैं, यानी इतने टॉपिक्स पे काम करेगी। ग्राम पंचायत जो होती है ना वो स्थानीय स्तर पे होती है, और ऊपरी सरकार भी गांव में इतना हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा विषय दिए हैं। जबकि इसके विपरीत नगरों में बात करोगे तो 18 विषय ही हैं। क्यों? क्योंकि नगर जो होता है पहले से डेवलप्ड होता है और उसमें जो सरकारें वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ऐसे करके हमारे स्थानीय प्रशासन का पूरी तरीके से विकास हुआ। तो लॉर्ड रिपन ने शुरुआत करी, संविधान बना तो अनुच्छेद 40 में था खाली, लेकिन आगे चल के सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ने काम किया, मांग करी, बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर राजस्थान में अपनाया अशोक मेहता कमेटी, PK थुंगन कमेटी, फिर इसे पेश किया और फिर लास्ट में ये पास हो गया 93 में। और अनुसूची 11 अनुसूची 12 में ऐड हो गया। 73वां और 74वां सबसे प्रमुख संशोधन है जो हुए इसके लिए। अब इसका अगला पॉइंट अपना अगले चैप्टर का है, संविधान को क्या कहते हैं हम, जीवंत दस्तावेज। लेकिन वो क्यों कहते हैं और इसमें प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं,
तो इसे देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखो जीवंत दस्तावेज क्यों कह रहे हैं। जीवन मतलब जो है जिसमें क्या होता रहे, समय समय पर बदलाव। आपने भी सुना होगा जीवन क्या है, जिसमें बदलाव होते रहते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, कैसे ही बदलाव हो लेकिन बदलाव होते रहते हैं। तो हम संविधान को भी जीवंत दस्तावेज कह रहे हैं क्योंकि संविधान में बदलाव होते हैं, यानी संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। अब संशोधन की कई सारी आवश्यकताएं भी है और ये संशोधन का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में संविधान खुद करती है कि संविधान में जब भी जरूरत पड़े संविधान में क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो इसे दस्तावेज इसलिए कहते हैं क्योंकि समय समय पे जैसे जीवन में बदलाव होता है वैसे ही संशोधन करके इसमें भी बदलाव करते रहते हैं। अब जो हमारे प्रमुख संशोधन कौन कौन से वो देख लेते हैं। प्रमुख संशोधन, कई सारे संशोधन हुए हैं लेकिन हम 3-4 देखते हैं मेन में। जैसे हमारा सबसे प्रमुख होगा 42वां संशोधन, ये 1976 में हुआ था। अब इसमें कई सारी चीजें ऐड हुई थी, जैसे संविधान का मूल ढांचा, प्रस्तावना को मूल ढांचा के रूप में कहा गया। फिर हमने देखा प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े थे, यही लिख देते हैं, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, जैसे कि समाजवाद, बंधुत्वता और पंथ निरपेक्ष। इसके बाद देखेंगे हम 44वां संशोधन। 44वां संशोधन किस लिए हुआ, इसमें भी कई सारी चीजें थी। प्रमुखता ये क्या था, ये 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा के अनुच्छेद 300A में लाया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी पहले क्या था, मौलिक अधिकार, और इसे मौलिक अधिकार के रूप में ना रखकर एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में लाया गया। तो ये तो 2 संशोधन हो गए, 1-2 और देख लेते हैं। जैसे एक था 61वां संशोधन। 61वां संशोधन ये आपका 1989 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था, जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गई। और एक था 86वां संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था, आपका RTE जुड़ा, RTE यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और ये जुड़ा कहाँ, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में एक मौलिक अधिकार के रूप में। आपके स्वतंत्रता का अधिकार पता होगा आपको 19 से 22 तक, उसमें 21A में जुड़ा RTE यानी आपको शिक्षा का पूर्णता अधिकार है। तो ये आपने देख लिया संविधान एक जीवंत दस्तावेज और इसमें कुछ प्रमुख संशोधन। अगला है आपका संशोधन की आवश्यकताएं या प्रकार, भी इसमें शामिल कर लेते हैं। दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी एक साथ, आवश्यकताएं क्या और प्रकार क्या है। तो पहले प्रकार देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकार। एक तो होता है सामान्य प्रक्रिया या सामान्य बहुमत। आपको ये तो पता चल ही गया कि जो संशोधन है वो संसद कर रही है, तो एक सामान्य बहुमत से करती है। एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक प्रक्रिया होती है जिसमें विशेष बहुमत तो होता ही है, प्लस में इसके साथ राज्यों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब होता है जिसे कोई भी सदन 2/3 बहुमत के आधार पर पास कर दे। यानी कि संसद में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो चाहे तो लोकसभा और चाहे तो राज्यसभा, इसे कोई भी पास कर सकता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। दूसरा है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत यानी विशेष कानून, तो इसे पास करने के लिए दोनों में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में अलग अलग क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और तीसरा जो है वो और ज़्यादा बड़ा कानून है, विशेष कानून है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के स्तर पे होता है, इसलिए हम विशेष यानी कि दोनों सदन में अलग अलग 2/3 तो पास करवाते हैं, प्लस राज्यों में विधानसभाओं में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और उसके आधार पे पास कराते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, एक बार फिर समझ लो। एक सामान्य बहुमत, सामान्य मतलब बहुत सामान्य कानून है, तो इसे कोई भी सदन पास कर सकता है, बस आधे से ज़्यादा 2/3 बहुमत होना चाहिए। दूसरा विशेष बहुमत, तो इसमें सदन दोनों सदन के यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही 2/3 बहुमत होना चाहिए। और तीसरा बहुत ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कानून होता है, तो विशेष यानी कि इन दोनों में अलग अलग 2/3 प्लस राज्यों में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देख लिया संशोधन का प्रकार जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब संशोधन की आवश्यकताएं, तो आपको पता संशोधन क्यों करते हैं, तो एक तो समय अनुसार बदलना जरूरी है, समय के अनुसार। दूसरा अनुपयोगिता, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अनुपयोगी हो जाते हैं, तो
पुराने कानून की अनुपयोगिता हो जाती है, इसलिए भी हमें संशोधन करना पड़ता है, संशोधन की आवश्यकता पड़ जाती है। अगला आधुनिकता, आज आधुनिकता इतनी हो गई है कि हमें ज़रूरत पड़ती है और कई बार होती है जनता की मांगे, जनता ऐसी मांगे करती है, इसकी वजह से संशोधन करके नए कानून या पुराना कानून हटाना पड़ता है या नया कानून शामिल करना पड़ता है। और अपना लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 से संविधान का दर्शन। दर्शन बोले तो प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसे हम संविधान का दर्शन भी कहते हैं और संविधान का परिचय भी कहते हैं। इसके बारे में पता होगा आपको, इसकी नींव जो थी यानी पहली बार मांग जो थी वो 13 दिसंबर को 1946 में JLN जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 22 जनवरी को इसे स्वीकृति मिली थी। इसमें कुछ मूल बातें थी, ठीक है। अब इस प्रस्तावना को पूरे तरीके से शामिल 1976 में मूल ढांचे के रूप में किया गया। आज हम अपने प्रस्तावना को क्या कहते हैं, मूल ढांचा। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, इसके लिए हमारा 42वां संशोधन हुआ जिसे मूल ढांचा कहा गया। और मूल ढांचे का मतलब होता है जिसमें कभी संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। यानी जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की उसे दर्शन कहते हैं, और दर्शन को हमने आगे जाके 1976 में मूल ढांचे के रूप में घोषित किया जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। और प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना हमारे संविधान का शुरुआती हिस्सा है, जो शुरुआती पेज है जिसमें शुरुआत होती है ना, हम भारत के लोग भारत की संप्रभुता गणतंत्र व्यवस्था बनाए रखेंगे, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जैसे न्याय के संबंध में, स्वतंत्रता के संबंध में। तो ये मेन बातें लिखी हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में। इसे हम दर्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके आधार पर हम संपूर्ण संविधान के बारे में दर्शन ही कर लेते हैं, और इसको परिचय भी कहते हैं क्योंकि संविधान के बारे में इसके पढ़ के आसानी से इसका परिचय मिल जाता है। और इसके बारे में मैंने बताया 1976 में इसे मूल ढांचे के रूप में घोषित कर दिया गया 42वें संशोधन के तहत। अब इसमें कुछ विशेष शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से, तो जैसे गणतंत्र, जैसे संप्रभुत्वता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये प्रमुख शब्द है जो आपके लिए। तो गणतंत्र का मतलब आपको पता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या है, वंशानुवाद नहीं होता यानी वंशानुसार शासन नहीं होता और बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। संप्रभुत्ता का मतलब जिसमें हमारी शक्ति पूरे तरीके से हमारे हाथ में है और सारे निर्णय हम स्वयं लेते हैं, कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करती। स्वतंत्रता आपको पता है जो बंधनों से आज़ादी दिलाती है आपको। समानता समान दर्जा दिलाती है। न्याय जो आपको भेदभाव से बचाती है। तो ये फाइनली आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट और 10वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ये सारे कंप्लीट हो गए। इसे बार बार देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो। इसी के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके MCQ बन जाएंगे, तो इसे अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।